प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो आपके बीए पार्ट तृतीय में बीए पार्ट थर्ड संगीत के भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के शुद्ध एवं विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या के विषय में है। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गणित से संबंधित है। ये आपकी सेकंड यूनिट का चौथा पॉइंट है, भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के शुद्ध एवं विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या। अभी मैं आपको भारतीय संगीत के शुद्ध एवं विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वर स्थान और आंदोलन संख्या क्या होती है, पहले तो ये जानना जरूरी है। जब हम वीणा सितार या तानपुरे के किसी तार को छेड़ते हैं या बजाते हैं तो उस तार से एक झंकार पैदा होती है। उस झंकार का 1 सेकंड में हवा में जो कंपन पैदा होता है उसे आंदोलन कहते हैं। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होती है स्वर उतना ही ऊंचा होता है और आंदोलन संख्या जितनी कम होती है स्वर उतना ही नीचा होगा। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे नीची आवाज़ द्वारा 1 सेकंड में 16 आंदोलन हो सकते हैं और सबसे ऊंची आवाज़ से 1 सेकंड में 38,000 आंदोलन हो सकते हैं। यह ऊंची आवाज़ लगभग 11 सप्तक ऊंचाई की होगी। हम अगर 1 सप्तक अपने सामान्यतः मनुष्य का जो सप्तक है वो 3 सप्तक तक मनुष्य का गायन वादन होता है, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। लेकिन वाद्य यंत्रों में ये और भी ज़्यादा होता है। कई वाद्य यंत्रों में 4-4, 5-5 सप्तक होते हैं। लेकिन ये जो 38,000 आंदोलन संख्या वाला जो सप्तक मैं बता रहा हूँ ये लगभग 11 सप्तक ऊंचाई होगी। इस हिसाब से षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या 240 मानकर हमारे शास्त्रकारों ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने 12 स्वरों की आंदोलन संख्या निश्चित की है। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के 3 आधार हैं। स्वरों की आंदोलन संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके 3 प्रोसीजर हैं। नंबर 1, जिस स्वर की आंदोलन संख्या मालूम करनी हो उसके तार की लंबाई का नाप। दूसरा, षड्ज स्वर के तार की लंबाई। और तीसरा है षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या। ये 3 आधार है स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का। अब हम एक उदाहरण के तौर पे आपको इसका आंदोलन संख्या का भी बताएंगे और इसके स्वरों का गुणांतर भी बताएंगे। गुणांतर क्या होता है? एक स्वर से दूसरे स्वर का उसके दूरी जो है वो गुणांतर है। स्वरों का गुणांतर है ये। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए स्वरों के आपसी गुणांतर को समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। दूसरों की आंदोलन संख्याओं के भजनफल को उनका गुण अंतर और स्वर अंतर कहते हैं। जैसे षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या 240 मान ली गई है। अब यदि पंचम स्वर की आंदोलन संख्या 360 हो तो षड्ज और पंचम का गुणांतर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने से निकल आएगा, अर्थात 360 भाग 240 अथवा 3/2 या 1 से ही 1/2 यानी कि 1.5। इसका अर्थ ये हुआ कि पंचम स्वर षड्ज स्वर से 1.5 गुना ऊंचा है। इस प्रकार यदि किसी स्वर का गुणांतर हमें मालूम हो तो षड्ज की आंदोलन संख्या 240 को उससे गुणा कर देने से उस स्वर की आंदोलन संख्या निकल जाती है। चाहे जिस स्वर की आंदोलन संख्या निकाली जाए किंतु षड्ज की मदद के बिना वह नहीं निकल सकेगी, क्योंकि षड्ज ही सब स्वरों का आधार है। तो तार की लंबाई के नाप से भी स्वरों का गुणांतर निकल आता है। जैसे षड्ज के तार की लंबाई 36 इंच है और मध्यम की लंबाई 27 इंच है। अब हमने इसका गुणांतर निकाला तो 36 में 27 का भाग दिया, इसका अर्थ हुआ 4/3। इस प्रकार षड्ज और मध्यम में 4:3 का स्वरांतर है। अब इसी गुणांतर या स्वरांतर को लेकर मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या मालूम की जाए तो इस प्रकार निकलेगी 4/3 गुणा 240 बराबर 320, क्योंकि षड्ज की मानी हुई आंदोलन संख्या 240 है और षड्ज मध्यम का स्वरांतर 4/3 है। इसलिए 4/3 को 240 से गुणा करके आसानी से मध्यम की आंदोलन संख्या 320 निकल आई। इसी प्रकार पंचम की आंदोलन संख्या निकालने के लिए सा जो तार की लंबाई है वो 36 इंच है। पंचम स्वर जो तार की लंबाई है 24 इंच है। इनका स्वरांतर हुआ 36/24 यानी कि 3/2।
इसको षड्ज की आंदोलन संख्या 240 से गुणा कर दिया तो 3/2 गुणा 240 बराबर 360, जो कि पंचम की आंदोलन संख्या निकल आई। यह तो हुआ स्वरों की लंबाई से आंदोलन संख्या निकालने का नियम। अब ये बता दें कि आंदोलन संख्या से स्वरों की लंबाई किस प्रकार निकालते हैं। अगर दो स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम हो तो उनकी लंबाई भी निकाली जा सकती है। यदि इनमें से एक ही स्वर की लंबाई मालूम हो तो गुणांतर निकालकर लंबाई मालूम की जाएगी। उदाहरण के लिए षड्ज और मध्यम की आंदोलन संख्याओं में हमें मध्यम स्वर की लंबाई मालूम करनी है, तो इस प्रकार करेंगे। षड्ज की आंदोलन संख्या 240 और मध्यम 320, इसका गुणांतर हुआ 320/240 यानी कि 4/3। इस गुणांतर का षड्ज की लंबाई 36 इंच में भाग दिया गया तो 36 भाग 4/3 बराबर 27 इंच मध्यम की लंबाई निकल आई। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, लंबाई से आंदोलन संख्या निकालने में स्वरांतर का षड्ज की आंदोलन संख्या से गुणा करना होगा। जब आंदोलन से लंबाई निकाली जाएगी तब षड्ज की लंबाई में उस स्वरांतर का भाग देना होगा। इस प्रकार मालूम होगा कि तार की लंबाई और स्वर की आंदोलन संख्या का संबंध बिल्कुल उल्टा है। लंबाई घटेगी तो नाद या आवाज़ ऊंची होगी, जैसे सा की लंबाई 36 इंच है तो प की 24 इंच ही रहेगी। सा से पंचम की आवाज़ ऊंची होगी किंतु लंबाई कम होगी। इसके विरुद्ध स्वर ऊंचा होता है तो आंदोलन संख्या बढ़ती है और स्वर नीचा होता है तो आंदोलन संख्या कम होती है। जैसे सा की आंदोलन संख्या 240 है और प की बढ़कर 360 हो गई। इस प्रकार ध्वनि अर्थात नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए दो साधन हुए। प्रत्येक ध्वनि में 1 सेकंड में होने वाले तुलनात्मक आंदोलन को बताना, दूसरा वीणा के बजने वाले तार की लंबाई के भिन्न भिन्न भागों से ध्वनि की ऊंचाई नीचाई बताना। अब हम आपको एक चार्ट बताना चाह रहे हैं जो भातखंडे जी ने एक सारणी में दिया है, जिसमें शुद्ध और विकृत स्वरों की तार की लंबाई, अंतराल और आवृत्ति प्रत्येक स्वर की, ऐसे ये 12 स्वरों की, जिसमें शुद्ध और विकृत सारे स्वर आ गए। तो ये सारणी अगर आप या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप एक एक स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का अभ्यास कर लीजिए। तो ये आपका हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध और विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का तरीका हुआ। अब मैं आपको अगले उसमें पाश्चात्य संगीत के शुद्ध और विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का तरीका बताऊंगा। धन्यवाद।